अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है पीटीआई का, और इसमें जो मुल्क भर से उनके लीडर्स हैं वो शिरकत करेंगे। मकसद उसका यही है कि जो 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल है उसको, और जो इमरान खान साहब की सेहत के मामलात हैं उसको लेकर के आखिर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आज सर जोड़कर सब बैठेंगे और देखते हैं कि वो इस इजलास से क्या फ़ैसला करते हैं। कोई फ़ैसला करते हैं या फिर एक नई मीटिंग का लारा लगा कर कहेंगे कि जी अगली मीटिंग में हम इसके ऊपर लाहेअमल देंगे। वो लाहेअमल जो आने में नहीं आ रहा, और उसको जो है वो बार बार सिर्फ अनाउंस कर दिया जाता है कि हम लाहेअमल देंगे। तो इसके ऊपर भी ज़रा तफसीली बात होगी। इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ कल, और उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने सदारत की। इसके साथ साथ वहाँ पर जो अहम आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी शरीक थे, कोर कमांडर शरीक थे, पुलिस के ऑफिसर्स शरीक थे, और इसके साथ साथ उसमें जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी शरीक थे। उसका एलामिया जो है वो आज जारी किया गया है, तो उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे कि उस एलामिया में क्या ख़ास बात है। उसकी वजह यह है कि इस इजलास को लेकर के और उसके बाद के जो मामलात हैं उसको लेकर के सुहेल आफरीदी पर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी, तो उसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। अडयाला में एक लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन किसी की मुलाकात एज़ यूजुअल नहीं हुई। तो ये सब भी इसी व्लॉग का हिस्सा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पेशतर कि मैं इन तमाम खबरों की तरफ आऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ज़मीन पर ख़ित्ता ज़मीन पर एक ऐसा ख़ित्ता भी है जो कि बहुत हसीन है, और जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है, और जिसके अंदर बेशुमार माली वसाइल भी हैं और बहुत मादनी वसाइल हैं। बड़ा अल्लाह ने उसको हर तरह का ख़जाना जो है वो दिया हुआ है। और बदकिस्मती से इस ख़ित्ता ज़मीन पर कुछ ताकतवर लोग काबिज़ हो गए, और उन्होंने ज़बरदस्ती इसको यरगमाल बना रखा है। यहाँ पर ढोंग इंतखाबात भी करवाए जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि जमहूरियत है, तो ढोंग इंतखाबात करवाए जाते हैं, और कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी जाती है। और फिर वो कठपुतली हुकूमत जो है वो सिर्फ इशारों पर नाचती है। वो अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं, बल्कि ताकतवर की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलती है, उसी के आगे सर झुकाती है। यहाँ पर इख्तिलाफ़ राय को एक जुर्म करार दिया गया है, और इसी वजह से जो भी कोई इख्तलाफी आवाज़ होती है उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, हत्ता कि उसको मिसिंग पर्सन या गायब भी कर दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो कोई आज़ादी की बात करता है तो उसको गोलियों से भी भून दिया जाता है, और यहाँ पर कोई जमहूरियत नज़र नहीं आती, रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता, बस फस्तायत नज़र आती है, और एक हमें कशमकश नज़र आती है। यही वजह है कि खूबसूरती होने के बावजूद, हर तरह के वसाइल होने के बावजूद ये ख़ित्ता जो है वो तरक्की नहीं कर पाता, और जो हमअसर ममालिक हैं उनके साथ नहीं चल पाता। तो ये सब जो है एक इंतहाई तकलीफ़ दे बात है, और हर कोई ये सोचता है कि आखिर यहाँ पर कब सही जमहूरियत होगी, और कब यहाँ पर जो है वो अवाम की हुक्मरानी होगी, और कब जो है इस ख़ित्ता ज़मीन को आज़ादी नसीब होगी। तो आप क्या सोच रहे हैं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं तो मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हूँ, आप शायद किसी गलत तरफ बात ले गए। तो बात यह है कि जी आज यौम कश्मीर भी मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका मकसद तो यह है कि कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जाए। और हम बड़े जोशो जज्बे से बचपन से ये दिन मनाया करते थे, और मुझे याद है कि जो स्कूल की तकरीबात होती थी उसमें मैं बड़ी पुरजोश किस्म की तकारीर भी किया करती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और उसके साथ साथ टीवी पे भी बड़े प्रोग्राम्स चला करते थे। बड़ा जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है उसको सलाम पेश किया जाता था, और उसके साथ साथ जो भारतीय मजालिम हैं उनको आश्कार किया जाता था, उनको नुमायाँ किया जाता था कि किस तरीके से कश्मीर में वहाँ पर उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ जो हैं वो ढाए हैं। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं हम बचपन से देख रहे हैं। अब जो 5 फरवरी की छुट्टी है वो तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उसका एक मकसद था कि जी आप उसके दिन मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। अब कहानी ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। हम हर साल 5 फरवरी को छुट्टी तो दे देते हैं, लेकिन अब बहुत से लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि ये छुट्टी का मकसद क्या है, ये 5 फरवरी की छुट्टी है तो क्यों है।
تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جو اس کا بنیادی مقصد تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آج کی نوجوان نسل کو یا بچے جو ہیں ہمارے دور کے، ان کو تو شاید اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہوگی کہ کیا کیا کچھ کشمیر پہ بیت چکا ہے اور کیا کیا اس کی ہسٹری رہ چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال یہ کہ ہم فارمیلٹی کی چھٹی تو ضرور دے رہے ہیں، لیکن اس کاز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس معاملے کو ہم نے عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ خاموشی سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا الحاق بھی اپنے ساتھ کر لیا، تو اس کے بعد بھی ہم اس کے اوپر کیا کر سکے ہیں اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی، اور اس کے بعد یہ کہ اگر ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں تو پھر یہ آخر ہم چھٹی بھی کیوں دے رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تو وہ جو ایک فارمل ان کے ہوا کرتے تھے نا آپ کے پروگرامز، اب تو وہ بھی بڑے کم ہی کوئی رہ گئے ہیں۔ کوئی ٹویٹر پہ ٹویٹ ڈال دے رہنما یا کوئی حکومتی عہدیدار تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ادروائز آپ کو کوئی خاص ایسا ریلیز یا جوش جذبہ بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی کشمیر کے لیے آپ ریلیز نکال رہے ہیں، کوئی پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال سے اگر آپ اتنا ہی اس سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر، تو پھر یہ چھٹی بھی نہ دیا کریں بلا وجہ۔ ایک تو ویسے ہی ہماری قوم کو بڑی چھٹیوں کی عادت ہے۔ پورا ایک دن میں دیکھ رہی تھی کسی نے بڑا اچھا حساب کتاب بنایا ہوا تھا کہ جو اسکولوں کی چھٹیاں ہیں وہ ساری اگر انکلوڈ کر دی جائیں تو آخر میں کوئی 130-32 دن رہ جاتے ہیں جس میں بچے اسکول جا رہے ہیں۔ باقی سارا سال تو بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، کبھی گرمیوں کی چھٹیاں، کبھی سردیوں کی چھٹیاں، کبھی عید کی چھٹیاں، کبھی دوسری قربانی کی عید کی چھٹیاں، کبھی محرم کی چھٹیاں، اور کبھی آپ کے یہ جو فیسٹیولز آ جاتے ہیں ان کی چھٹیاں، ہفتے اور اتوار کی چھٹیاں۔ تو وہ کل ملا کے سارا سال صرف چھٹیوں میں ہی گزر رہا ہے، اور حاصل حصول یہ ہے کہ کوئی 130-32 دن جو ہے وہ ہارڈلی بچے پورے 365 دنوں میں اسکول میں جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ غیر ضروری چھٹیاں جو ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہیے، اور جو آپ کی چیزیں مینیجیبل ہیں ان کو مینیج کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو پڑھنے لکھنے کی اور کام کرنے کی عادت ہو، نہ کہ فضول کے آپ فن میں اور جو وقت ضائع کرنے کی چیزیں اس کے اندر ان کو الجھائیں۔ اچھا، اب میں کوئی انٹرٹینمنٹ کے بائی دا وے خلاف نہیں ہوں، نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک لائف کی طرف سیریسنس ہے اور جو آپ کے حقیقی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے، اور آپ سمجھیں کہ میلے ٹھیلوں میں ہی دنیا میں آپ بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ جو آپ کو کام ہے وہ تو سیریسلی کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جی، اب یہ ساری کہانی ہے، اور اس کے بعد اب اگر ہم ملکی مسائل اور ملکی معاملات کی طرف آئیں تو ظاہر ہے جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ مسائل تو اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روز کہیں نہ کہیں واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے 2 صوبے جس طرح سے اس کا شکار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو کل جی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں میں آپ کو اعلامیہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کیونکہ اس کی خبر تو کل میں نے آپ کو دے دی تھی۔ اس اعلامیہ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں کور کمانڈر نے، صوبائی وزراء نے، سیکرٹری، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس وغیرہ نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں شہداء کے لیے خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اس کے مکمل ملک صوبے میں امن و استحکام کے لیے لاہے عمل پر غور کیا گیا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اب یہاں سے جو آگے یہ چیزیں ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ سہیل آفریدی اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں تو کر رہے تھے، لیکن کیا انہوں نے اجلاس میں یہ باتیں کی یا نہیں؟ کل سے یہ چیزیں بڑی ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو اب جو اعلامیہ آیا اس کا یہ حصہ ہے کہ جناب تمام لوگوں کو آپ نے ہم آہنگی کے ساتھ بٹھانا ہے ٹیبل پر، اور ان سے مشاورت کرنی ہے۔ اس ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ طویل میعادی حکمت عملی دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی، ان کا خاتمہ اور اس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے گی، تاکہ حکومت اور عوام یکجا ہو کر ملک کی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنائیں۔ یعنی اس میں پھر اشارتاً یہ بات کر دی گئی ہے کہ جب تک آپ عوامی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، عوام کا اعتماد آپ کو حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں۔ حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا،
और तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तरक्याती, समाजी खिदमात और इक्तसादी तरक्की की फराहमी की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो जो जमशदा इलाके थे, जो दहशतगर्दी से भी मुतासरा इलाके थे, यहाँ पर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट हैं वो करेंगे और तरक्याती पैकेज भी देंगे। और इसी चीज़ के ऊपर वो जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए तो उन्होंने उनसे भी ये बात की कि हमारे जो रकूम हैं, अदायगियाँ हैं, वाजबात हैं, वो अदा किए जाएँ ताकि हम इन मुतासरा इलाकों में बहाली का काम करें। जब यहाँ पर तरक्की होगी, रोज़गार मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, तो यहाँ पर दहशतगर्दी का खात्मा करने में भी मदद मिलेगी। इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत इन इलाकों में सिक्योरिटी, मवासलात, सेहत, तालीम, रोजगार, बुनियादी सहूलियात और दीगर खिदमात के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा, जो बात मैंने अभी कही। फोरम ने फैसला किया कि पायदार इस्तेहकाम के लिए जिन इलाकों से आर्जी नकल मकानी की गई है, हुकूमती समल के दौरान मुतासरा अफराद की मुकम्मल देखभाल, बहाली और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी ताकि ये आर्जी मुश्किल मुस्तकबिल में अमन, तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बन सके। तो ये जो अभी रिसेंट आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, उसके हवाले से उनकी फैसिलिटेशन की इसमें जो है वो इयादा किया गया। इनकी बाइज़्ज़त वापसी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमन हमारी अवलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। यह हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। वज़ीर आला तो ये जी सारी इसमें खिताब में अब ज़ाहिर है डायरेक्टली ये बात तो नहीं की गई कि जी हम ऑपरेशन होने नहीं देंगे, या ये नहीं कहा गया कि हम फौरी कोई मुतासरीन को वापस घरों में भेज रहे हैं, लेकिन चीज़ों की तरफ आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। सवाल ये है कि ये एलामिया तो जारी हो चुका है, जो आने वाले इक़दामात हैं वो इसकी बेहतर तर्जुमानी करेंगे कि क्या सुहेल आफरीदी जब ये बात करते हैं कि बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं हैं, तो जब खुद वो बंद कमरे में इजलास की सदारत कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर वही बयानिया रखा जो कि वो जलसों में रखते हैं, या उन्होंने उससे मुख्तलिफ वहाँ पे बात की। इसका जो बयानिया है, एलामिया है, उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने हर तरफ से अवाम की जो फलाह बहबूद है उसकी भी बात की, तरक्की की बात की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की, वहाँ पे बहाली पैकेज की बात की, लोगों की वापसी की बात की, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी और कितनी मौसर होगी, ये सारा कुछ डिसाइड करेगा कि आपने अपने फैसले को किस तरह से जो है या अपना आपकी जो सोच थी इस मामले को लेकर के उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ ये भी एक अचीवमेंट है कि अल्टीमेटली वो इस काबिल हो गए कि उन्होंने हुकूमत को अपने साथ बिठा लिया। वरना इससे पहले तो हुकूमत ये सोच भी नहीं रही थी कि इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना है, अपने तौर पे फैसले हो रहे थे, तो कम से कम उन्होंने दबाव बढ़ाकर ये ज़रूर कर लिया है कि उन्हें ऑन बोर्ड लेने पर लोग मजबूर हुए हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी एक जो उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, क्योंकि सब जो इस वक्त उनके वर्कर्स हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं। अब तो इमरान खान साहब की बहनें भी उनकी तरफ देख रही हैं और वो कह रही हैं कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है वो बनाएं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी मुलाकात, उनके इलाज मुआवजे के हवाले से स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएं। तो इस सिलसिले में आज एक अहम इजलास जो है वो मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें इनके जो दूर से लोग हैं वो ऑनलाइन शिरकत करेंगे, बाकी लोग वहाँ पे हत्तुल इम्कान पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 5 बजे के करीब ये इजलास शुरू होगा, जिसके बाद ये ज़ाहिर है कुछ घंटे चलेगा, तो उसके बाद फिर कोई इसकी एलामिया जो है वो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। अच्छा जी, जो एक और आज की अहम खबर है वो ये कि इमरान खान साहब से आज भी मुलाकातों का दिन था और कोई 6 मेंबर्स जो हैं पीटीआई के, उनके नामों पर मुश्तमिल एक लिस्ट जो है वो भिजवा दी गई थी अडयाला, लेकिन हमेशा की तरह आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। इनमें से जो लोग वहाँ पे पहुँचे भी अडयाला के, उन्हें दूर ही नाकों पर रोक लिया गया और आगे भी इवन नहीं आने दिया गया। तो ये एक्सपेक्टेड ही था, इसमें कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं है। तो उनकी मुलाकात ना होनी थी, ना हुई, और आज फिर इमरान खान साहब का एक और दिन कैद तन्हाई में ही गुजर गया। खासतौर पर 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल लेकर के बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रैकडाउन शदीद किस्म का शुरू हो चुका है। पंजाब में फिर से फस्तायत है, फिर से कारकुनों और लीडर्स के घरों पर छापे वगैरह हो रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिंध में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये सब सिलसिला चल रहा है 8 फरवरी से पहले। हालांकि मैं खुद ये हैरान हूँ कि इतना खौफ क्यों है इनको 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल का, लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहते, थोड़ी सी भी स्पेस नहीं देना चाहते कि जहाँ पर ये कह सकें कि हाँ जी ये लोग जो हैं वो 8 फरवरी के ऊपर
کیا کہتے ہیں کوئی بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال سکیں یا ملک میں کوئی بھی سڑک بلاک کر سکے، کوئی ایک بڑا اجتماع کر سکیں، تو اس سے پہلے ہی ایک زبردست قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اب تھوڑی تیاری وغیرہ تیز کرنے کی پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب تیزی سے جو ہے یہ کام مکمل کیا جائے موبلائزیشن کا، کیونکہ اب تو محض 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں، تو اب اس میں جو ہے زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔